नमस्कार, मैं हूं कृष्णा। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ इन इंग्लिश 25 में। आज हम लोग फिर संधि के दूसरे अंश के बारे में पढ़ेंगे। पहले क्लास में जो वीडियो अपलोड किया गया था वो संधि के परिचय के बारे में था। अब परिचय के अलावा संधि कितने प्रकार के हैं, संधि के क्या-क्या भेद हैं, इन चीज़ों को हम लोग अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अभी जो स्वर संधि है सबसे पहला नंबर, हम लोग उसके बारे में चर्चा करें आज। व्यंजन और विसर्ग के बारे में आज हम लोग बात नहीं करेंगे। आज पूरी बात सिर्फ स्वर संधि के बारे में होगी। स्वर संधि को जानने के पहले, उसकी परिभाषा पढ़ने के पहले, हम लोग पहले जानें कि स्वर क्या-क्या होते हैं। हमारी हिंदी के वर्णमाला में जो स्वर होता है, वह हम लोग मात्राओं को कहते हैं। यानी कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो व्यंजन है क के अंदर भी एक मात्रा लगा हुआ है अ। आधा क, नीचे हलंत लगा हुआ और फिर इसमें अ भी एक मात्रा है। इसी तरीके से जितने भी व्यंजन हैं, सारे व्यंजन में अ की मात्रा लगी होती है। स्वर 2 किस्म के होते हैं। स्वर संधि पढ़ने के पहले हम लोग स्वर पढ़ रहे हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर 2 होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब हम लोग चर्चा करते हैं ह्रस्व स्वर क्या है। तो ह्रस्व स्वर यानी कि छोटा स्वर, यानी कि ऐसे स्वर, ऐसी मात्राएँ जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो। हमारी प्राण वायु कम निकलती है और कम समय लेते हैं हम लोग, उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे ह्रस्व स्वर को छोटा स्वर आप बोल सकते हैं, और दीर्घ स्वर यानी कि बड़ा स्वर, जिसमें ज़्यादा प्राण वायु निकलती है, जिसमें ज़्यादा समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर की बात हम लोग अगर करें तो वो आता है अ। अ को हम लोग अलग से दर्शा नहीं सकते कि किसी भी व्यंजन में इसको किस तरह से हम लोग जोड़ते हैं, तो अ ही लिखना पड़ता है। अ के अलावा जो दूसरा स्वर है ई, जिसे हम लोग छोटी ई कहते हैं। ई, छोटी ई। छोटी ई को देखिए ऊपर मैंने बताया है कैसे लिखा जाता है। किसी भी अक्षर के बाएँ साइड से ऊपर से लग जाता है ऐसे, उसे कहते हैं छोटी ई। ई। उ, छोटा ऊ, जिसे आप लोग छोटा ऊ कहते हैं। वो किसी भी अक्षर के नीचे लेफ्ट साइड में यानी बाएँ साइड में ऐसे घुमा हुआ रहता है नीचे से। ये ऊपर टोपी है अक्षर का और ये नीचे से। री, ये ऊपर टोपी है और नीचे किसी भी, जैसे त है, तो त में री लगा दिए, ऐसे घुमा दिए नीचे। त्रि, म में लगा दिए मृ, त में लगा दिए त्रि, क में लगा दिए कृ, कृष्ण में कृ लगा रहता है। तो ये सारे हो गए ह्रस्व स्वर, छोटे स्वर अ, इ, उ, री। अब दूसरी ओर अगर हम लोग देखें दीर्घ स्वर यानी कि जिसमें ज़्यादा समय लगता है, जिसके उच्चारण में हम लोग वक़्त ज़्यादा लेते हैं। ये जैसे आ है, तो आ को देखिए किसी भी अक्षर के साथ हम लोग ऐसे दाहिने साइड में एक खड़ी पाई जैसा टान देते हैं, वो आ की मात्रा है। ई, बड़ी, किसी भी अक्षर में दाहिने साइड में जो ऐसे गिरा रहता है, जिसके उच्चारण में हम लोग ज़्यादा समय लेते हैं, उसे हम लोग कहेंगे बड़ी ई। ये किसी भी अक्षर के दाहिने ओर रहता है। ऊ, ये है बड़ा ऊ। ये किसी भी अक्षर में नीचे की तरफ ऐसे लगा रहता है, नीचे। ए, किसी भी अक्षर में ऊपर की तरफ ए ऐसे लग जाता है। ए, ए क्या है? किसी भी अक्षर पर डबल 2 ऐसे-ऐसे लगे रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ए। ओ, ये किसी भी अक्षर में इस तरह से दाहिने तरफ एक खड़ी पाई टानकर ऊपर एक ऐसे लगा देते हैं ओ। औ, ये डबल लगा रहता है। तो मात्राओं के रूप में अगर आप लिखेंगे तो ऐसा दिखता है स्वर, और नहीं तो आप ऐसा। अब स्वर संधि के बारे में हम लोग जानें। स्वर संधि क्या है? स्वर संधि है इन सारे स्वरों में से कोई भी 2 स्वर आपस में जब मिलते हैं तो कोई एक परिवर्तन आता है, और उसी परिवर्तन को हम लोग कहते हैं स्वर संधि। ठीक है? जैसे मान लीजिए आ के साथ जुड़ गया तो एक परिवर्तन आएगा। ई के साथ जुड़ गया तो एक चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा। ए के साथ जुड़ गया तो एक चेंज आएगा। ऐसे ही चेंज को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी कई प्रकार हैं। तो वो सब कुछ जानने के पहले हम लोग स्वर संधि की परिभाषा पढ़ लें। 2 स्वरों के मिलने पर, यानी ऐसे जो भी स्वर आप देख रहे हो, इन तमाम स्वरों में से कोई भी 2 स्वर, इनमें से कोई भी 2 स्वर जब आपस में मिलेंगे, तो जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण में देखिए, हिम प्लस आलय, ये 2 शब्द हैं। हिम का मतलब होता है बर्फ, और आलय यानी कि वह स्थान या वह जगह जहाँ पर बहुत सारे बर्फ होते हैं, हिम आलय। हिम आलय को जोड़ते हैं तो बन जाता है हिमालय। लेकिन कैसे बना वो देखिए। हिम को अगर हम लोग तोड़ेंगे, इस शब्द का अगर हम लोग स्वर में और व्यंजन में अगर विच्छेद करेंगे तो ऐसे होगा देखिए। सबसे पहले हमने ह लिखा यहाँ, ह में हलंत लगा दिया यानी आधा ह।
इसके ऊपर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो पिछले दिन मैंने बताया था कि छोटी ई की मात्रा हो या बड़ी ई की मात्रा हो, जो भी मात्रा हो, उसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो बाएँ साइड में नहीं बल्कि दाहिने साइड में लिखेंगे। तो ह के बाद ई लिख दिया, छोटी ई, ये देखिए छोटी ई बाएँ साइड से चढ़ता है ऐसे, यहाँ बाएँ साइड से चढ़ा हुआ है, तो यहाँ लिख दिया ही। फिर म है, तो म के अंदर भी 2 बातें हैं, एक तो आधा म और एक अ, तो आधा म हो गया और अ हो गया। हिम, फिर आले में आ जोड़ दिया, यहाँ आ लिख दिया। आ तो एक मात्रा है, आ, ऐसे आ लिख दिया। फिर ल में 2 बातें हैं, आधा ल और अ, तो आधा ल और अ लिख दिया। फिर य में 2 बातें हैं, आधा य और अ। लेकिन हमारा मुद्दा क्या है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो पहले शब्द हिम का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? म नहीं है, इसका अंतिम वर्ण है म के साथ अ। और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण क्या है? आ है। तो अ और आ को हमने घेर लिया, इसी की संधि को हमें देखना है। अ और आ के संधि से एक परिवर्तन आएगा और वो परिवर्तन क्या है? आ है। अब ये आ की मात्रा ऐसे लिखी जाती है, देखिए किसी भी अक्षर के साथ ऐसे लगा दिया जाता है। इसे हम लोग अपने बाएं साइड के व्यंजन के ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ह और ई मिल के क्या हो गया? ही। म के साथ आ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माँ, ल के साथ अ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ल, य के साथ अ जुड़ गया तो हो गया य, और चारों को मिला देंगे तो हो जाएगा हिमालय। तो ये हो गया स्वर संधि। अब स्वर संधि के भेद हम लोग पढ़ेंगे। स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं, उनके बारे में आइए हम लोग चर्चा करें। तो ये हैं स्वर संधि के भेद। देखिए, स्वर संधि के भेद क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 5। दीर्घ संधि सबसे पहले, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये 5 स्वर संधि के भेद हैं। यानी कि ये 5 के पाँचों भी स्वर के जैसे ही काम करेंगे, जैसा हमने स्वर में परिभाषा पढ़ा। परिभाषा में देखिए क्या लिखा हुआ है? दीर्घ स्वर संधि। मैंने दीर्घ के साथ-साथ स्वर का नाम भी रख दिया। क्यों? क्योंकि ये स्वर का ही तो उपभेद है, उसी का उपभेद है। इसीलिए जैसे पहले शब्द का, जब भी हम लोग संधि करते हैं तो 2 शब्दों की संधि करते हैं। तो पहले शब्द का जो अंतिम स्वर होगा, पहले वाले का जो सबसे लास्ट वर्ण होगा, स्वर होगा, उसका मेल दूसरे शब्द का जो पहला स्वर होगा, पहले स्वर के साथ उसका मेल होगा। पहले शब्द का सबसे आखिरी वाला वर्ण दूसरे शब्द के सबसे पहले वाले वर्ण के साथ मिलता है। तो दोनों स्वरों को मिलाकर दीर्घ स्वर बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप 2 शब्दों को जोड़ रहे हैं, तो दोनों में पहले के अंत में छोटी ई है, ह्रस्व ई, और दूसरे की शुरुआत में दीर्घ ई है यानी बड़ी ई है। तो छोटी ई और बड़ी ई दोनों मिलकर बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा। बड़ी ई क्या होता है? दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ में बदल गया। मान लीजिए पहले के अंत में आया है छोटी ई और दूसरे की शुरुआत में आया है छोटी ई, तो दोनों छोटी-छोटी मिलकर के बड़ी ई में बदल जाएगा। पहले के अंत में आया है बड़ी ई, दूसरे के अंत में आया है छोटी ई, अब दोनों को मिला देंगे तो बड़ी ई में बदल जाएगा। पहले के अंत में आया है बड़ी ई और दूसरे के शुरुआत में आया है बड़ी ई, तो दोनों को मिला देंगे तो बड़ी ई में बदल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग चाहे छोटी को बड़ी से मिलाएँ, चाहे छोटी को छोटी से मिलाएँ, चाहे बड़ी को छोटी से मिलाएँ, चाहे बड़ी को बड़ी से मिलाएँ, सबका परिवर्तन बड़े में ही होगा, बड़ी ई। इसीलिए इसका नाम है दीर्घ संधि, चूँकि ये सारे दीर्घ स्वर हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, ये सब फ़ॉर्मूला है, आपको याद रख लेना पड़ेगा। अ, पहले शब्द के आखिर में ये वर्ण आ रहा है और दूसरे शब्द की शुरुआत में आ रहा है आ, तो और आ मिलकर क्या हो जाता है? आ। फिर पहले के अंत में दूसरे के शुरुआत में छोटा-छोटा मिलकर क्या हो गया? बड़ा, आ। पहले के अंत में आ और दूसरे के शुरुआत में तो आ और मिलके भी हो जाएगा आ। पहले के अंत में है आ और दूसरे के शुरुआत में है आ, तो दोनों मिलकर हो जाएँगे आ। तो देखिए, हमेशा ह्रस्व स्वर होता है और आ हमेशा दीर्घ स्वर होता है। चाहे दीर्घ ह्रस्व से मिल रहा हो, चाहे ह्रस्व दीर्घ से मिल रहा हो, चाहे ह्रस्व ह्रस्व से, चाहे दीर्घ दीर्घ से, सारे केसेज़ में हमेशा दीर्घ में बदल जाएगा। देखिए उ और ऊ का मेल, ये छोटा ऊ है यानी ह्रस्व ऊ, ये दीर्घ ऊ है, दोनों मिलकर दीर्घ में बदल गया। ये ह्रस्व ऊ, ये ह्रस्व ऊ, दोनों मिलकर बड़े ऊ में यानी कि दीर्घ ऊ में बदल गया। बड़ा ऊ, छोटा ऊ मिलकर बड़े ऊ में बदल गया। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़े ऊ में बदल गया। री और री मिलकर के री में बदल जाते हैं। अब उदाहरण देखिए, सबसे पहला उदाहरण गज प्लस आनन। गज में ज को टारगेट लेना है,
क्योंकि यही पहले शब्द का आखिरी वर्ण है ज, और आनन में आ को टारगेट लेना है क्योंकि ये दूसरे वाले में ये पहला है, तो आनन में आ को ले लिया। बाकी नन को ऐसे ही छोड़ दो, न और न बैठा दो। ग को ऐसे ही छोड़ दो, ग को मैंने तोड़ा नहीं, वर्ण विच्छेद नहीं किया। तो ज में दो बातें हैं, आधा ज और अ। आनन तो मात्रा है भाई, दीर्घ स्वर है, तो आ को मैंने ऐसे ही रख दिया आ। अब ज में से जो अ निकला और आ ये जो है ये दोनों मिलेंगे, मिलने पर क्या परिवर्तन आएगा, ये अ और आ, ये अ और आ मिलकर क्या हो जाते हैं आ, तो ये आ में बदल गया। अब ये आ की मात्रा किसके ऊपर जाएगा, तो ज के ऊपर चला जाएगा। तो ज के ऊपर जब जाएगा, मात्रा जैसे ही जुड़ेगा तैसे ही हलंत हट जाएगा, हलंत यानी आधा नहीं रह जाएगा, फिर मात्रा लगने पर पूरा हो जाएगा। तो हो जाएगा ग, और ग के बाद फिर जा, गजा, और फिर बच गया नन, गजानन। सीमा प्लस अंत, सीमा में आखिर में क्या है, माँ है, माँ, तो मैंने माँ को टारगेट लिया, तो माँ को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, म आधा हो गया माँ, और उसमें से आ की मात्रा निकाल दिया माँ। अंत में अन को टारगेट लिया मैंने, त को ऐसे ही छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो आ और अ जब मिलते हैं तो ये देखिए, आ और अ जब मिलते हैं तो क्या हो जाता है आ, तो ये आ और इसके ऊपर बिंदु लगा हुआ है तो बिंदु ऐसे ही बैठा देंगे, तो आ चला जाएगा किसके ऊपर, माँ के ऊपर, तो फिर माँ का हलंत हट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सीमांत, सीमांत। ये हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, योग प्लस अभ्यास। योग में से ग को हमने टारगेट लिया, अभ्यास में से अ को टारगेट लिया। ग को तोड़ेंगे तो दो बातें हैं, ग आधा है और अ है, अभ्यास में एक बात है अ, तो अ और अ जब मिल जाएगा तो अ जब मिलते हैं तो क्या हो जाता है आ, तो आंसर ये आ हुआ, और आ किसके ऊपर चला जाएगा, ग के ऊपर, तो यो, फिर ग में आ जुड़ गया तो गा, तो आंसर हो गया योगा, और बचा क्या भ्यास, भ्यास जोड़ दिए योगाभ्यास। महा प्लस आत्मा, अगला उदाहरण, महा में हमको हा को टारगेट, महा में हमको हा को टारगेट लेना है और आत्मा में आ को, ये पहले शब्द का आखिरी है, ये दूसरे का पहला है, तो हा को तोड़ेंगे तो ह आधा हो गया हलंत, और उसमें आ जुड़ गया हा, और आत्मा में आ गया, तो आ और आ जब दोनों वर्ण जुड़ेंगे तो आ बदल जाएगा, ये देखो आ और आ जुड़कर आ हो जाते हैं, तो आ जुड़ गया और ये आ की मात्रा ह पर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा म, हा, और बच गया तमा, तमा, महात्मा। हरि प्लस इच्छा, तो हरि में हमारा टारगेट है री और इच्छा में ई, बाकी सबको ऐसे ही आगे पीछे छोड़ दो। तो र को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आधा र, और र में छोटी ई को हमने दाहिनी साइड में लिखा है री, और इच्छा में ई रख दिया और छा ऐसे छोड़ दिया अच्छा, तो ई और ई जोड़ेंगे जब, तो ई छोटी ई और छोटी ई जुड़कर क्या हो जाता है बड़ी ई, हमेशा दीर्घ में बदलता है, दीर्घ स्वर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बड़ी ई जब आएगा तो बड़ी ई किस पे जाएगा, र के ऊपर, तो हो गया हरी इच्छा, यानी भगवान की इच्छा। योगी प्लस ईश्वर, तो योगी में गी को टारगेट ले लिए और ईश्वर में ई को टारगेट ले लिए, तो गी और ई को अगर हम जोड़े हैं तो ग को तोड़ेंगे तो क्या हो गया, आधा ग और बड़ी ई लगा हुआ है, बड़ी ई जी लिख दिया मैंने, फिर ईश्वर में से बड़ी ई निकाल दिया और स्वर ऐसे ही लिख दिया, तो बड़ी ई जब जोड़ते हैं हम लोग बड़ी ई, तो क्या हो जाता है बड़ी, और बड़ी ई किस पे जाएगा, ग के ऊपर, तो हो जाएगा योगी, योगीश्वर, योगीश्वर। अब अगला उदाहरण हम लोग और देखें, मातृ प्लस ऋण, तो मातृ में यहाँ देखिए त्रि की मात्रा लगी हुई है, यानी री की मात्रा, ये हमारा टारगेट है, पहले शब्द का आखिरी है वर्ण ये, और दूसरे का पहला वर्ण ये है, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा त्रि, त्रि को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आधा त, और री निकाल दिया यहाँ, तो आधा त और री, ऋण में पहले से ही री बैठा हुआ है, फिर एक री बैठा दिया, तो री और री मिलकर मैंने पीछे बताया था जो फॉर्मूला टाइप का लिखा था उसमें लिखा है री और री मिलकर क्या हो जाता है री। अब ये री किसके ऊपर चला जाएगा, त के ऊपर, तो जब त के ऊपर री जुड़ता है तो इस तरह से बन जाता है जैसा पहले दिया हुआ था मातृ, तो नीचे से हम लोग ऐसे री निकाल लेंगे, तो हो गया माँ और तब पर री चढ़ गया तो हो गया मातृ, बचा क्या इधर अड़ बचा है, तो अड़ को उठा के हम लोग जोड़ देंगे मातृण, मातृ ऋण इज इक्वल टू मातृण। दूसरा देखिए, भू प्लस ऊर्जा, भू मतलब धरती होता है जानते हैं आप लोग, तो भू हमारा टारगेट है, यही पहला और यही आखिरी जो भी है पहले वाले शब्द में यही है, ऊर्जा में सबसे पहला ऊ है, तो भू में बड़ा ऊ निकाल दिया मैंने बाहर और भ को हाफ बना दिया यानी कि आधा, तो जब ये इसमें से मात्रा निकल गया तो आधा भ बचा और इधर ऊ बचा, और ऊर्जा में बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिल करके दीर्घ में बदल जाता है, दीर्घ ऊ में, तो ये दीर्घ ऊ किसके ऊपर चला जाएगा भ के ऊपर,
तो भ के ऊपर जाएगा तो क्या हो गया भू, और अर्जा जो पहले बचा हुआ है अर्जा, ये अर्जा को जोड़ देंगे हम लोग, भूर्जा, भूर्जा, ये उ खत्म हो गया, इसका अस्तित्व खत्म। साधु प्लस उपदेश, साधु में ये धू इसको टारगेट लेंगे और उपदेश में उ को टारगेट लेंगे। तो धू को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आधा ध है, हलंत लगा दिया, उसमें से छोटा ऊ निकाल दिया, ह्रस्व ऊ, और इधर से छोटा ऊ आ गया ऊ। अब ये छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या हो गया बड़ा ऊ, यानी दीर्घ ऊ। तो दीर्घ ऊ किसके ऊपर जाएगा, ध के ऊपर। दीर्घ ऊ किसके ऊपर जाएगा, ध के ऊपर। तो ध के ऊपर चला गया तो हो गया धू, बड़ा ऊ हो जाएगा, छोटा से हटकर बड़ा हो जाएगा साधु। तो बच गया सा के साथ ध पर बड़ा ऊ आ गया धू, साधु। बच गया पदेश, साधु पदेश, यानी साधु का उपदेश। तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को स्वर संधि का ये पहला अंश यानी जो दीर्घ संधि है वो समझ में आया। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसीलिए बाकी का है वो हम लोग दूसरे वीडियोज़ में पढ़ेंगे, छोटे ही हों लेकिन अच्छी तरह से आप इसको समझिए, मेरा मकसद ये है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।